अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करता देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों को बढ़ते उपयोगों का प्रमाण मिलता है। इनमें है जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अहम कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजारों तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हसिया, कुल्हाड़ी और संडसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिसका प्रयोग तुम रोज करते हो। इस चार्ट में तुम सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे। यानी कि अब ये पद आनुवंशिक थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम उन्हें ही सौंप देते। ये न्यायाधीश का और भी कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनके दास कर्मकार आते थे जिन्होंने दूसरों की ज़मीन पर
काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचनाएं करीब 2300 वर्ष पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ तक जातक कथा दी गई हैं जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई ये जातकों की कथा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है और हम इससे आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों तथा प्रवेश द्वारों द्वारा सजाया जाता था जहां लोग आते थे। सांची की मूर्ति में यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहरों महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहरों परकोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वल्यकूप मिले। ये वल्यकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वल्यकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादातर समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविदों इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों में के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात नाविक का है। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। राजा के लिए नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेंद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्मित किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीने कपड़े शामिल थे। पत्तनों का परवाह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ 1 भरूच ढूंढो। अब इसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्णाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु की चादर को
काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। पृष्ठ 22 पर दी गई कहानी को तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना सिक्का पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्के का विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते। उदाहरण के लिए मथुरा, मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह आयताकार और यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। लगभग 2500 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। पराय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इन प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकर, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिलते हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरा इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे। इन्हें श्रेणी कहते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे। इन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तथा तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा कर रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता। उनमें मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। उत्तरी चमकीले पात्र। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले एक तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकमेंडू, मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अरिकामेंडू पांडुचेरी में पृष्ठ
88 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का है, किंतु ये यहीं पर बनाए जाते। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिलते हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्थ बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने को पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लेख भी कहा जाता है। अन्यत्र मानचित्र 6 क्षेत्र में रोम को ढूंढो। यह यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। इसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर में बनवाया। अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनके चारों तरफ दर्शक के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाइडक्ट के जरिए शहर के स्नानागार, फुहारे और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी। नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेंडू का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। यही हमारा अध्याय यहीं समाप्त हुआ।